एवरीवन, तो वेलकम है आपका एक बार फिर होम साइंस विद चार्ली में। और सभी लोगों को गुड इवनिंग। अभी हो सकता है आप लोग सो रहे हों क्योंकि आजकल दिन बहुत लंबा होता है, तो दिन में थोड़ी नींद आ ही जाती है। मैं भी बिल्कुल सो के ही जगी हूँ, आवाज़ से भी थोड़ा बहुत लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, अभी हमें बिल्कुल एक्टिव हो जाना है। और आज हम लोग जो है क्या कहते हैं, पार्ट 3 है ये आपका, ये वाली हम लोग आंसर की देखेंगे। तो 60 तक हमने कर लिया था, आज हम लोग 61 से लेकर के 80 तक करेंगे और कल हम लोगों का पूरा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं कि मनुष्य की जो आदतें हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, चरित्र बन जाती हैं। यहाँ पर चरित्र से मतलब ये है कि जो भी अच्छी बुरी चीज़ें आप करेंगे वो चीज़ें धीरे धीरे क्या होगा, आपके कैरेक्टर में या आपकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल घुल जाएंगी और फिर आप उसी तरह बन जाएंगे। तो इस वजह से आपको क्या करना, आपको अच्छी चीज़ें उठानी, अच्छी आदतें बनानी है, अच्छी चीज़ें और अच्छी आदतें सीखनी है। तो उससे जब आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी और उससे क्या होगा, एक आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो पूरा एक व्यक्तित्व हम कहें तो एक सही दिशा में और एक भले मनुष्य की तरफ जो है बढ़ेगा, कह सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, ये आपका इंग्लिश वाला है और ये आपका हिंदी वाला है, तो मैं हिंदी वाला ही बता देती हूँ आपको। अर्ध प्रायोगिक अभिकल्प डिजाइन हो सकती है, तो कैसी हो सकती है, गैर समतुल्य समूह अभिकल्प हो सकती है, या गैर सहगण अभिकल्प हो सकती है, या समतुल्य समूह अभिकल्प हो सकती है, या सहगण कोहट अभिकल्प, या सत्य प्रयोग अभिकल्प। तो इसमें जो आपका यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। इसमें जो आप लोगों का सही होगा आंसर वो है आप लोगों का गैर समतुल्य समूह अभिकल्प, और जो आपका क्या कहते हैं, ये वाला डी है आपका सहगण यानी कि कोहट अभिकल्प, इसको हम लोग बोलते हैं। तो आप कह सकते हो ए एंड डी जो हम लोग का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मतलब कि आपका नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स डिजाइन और आपका कोहट डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ए और डी यानी कि थर्ड नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। अब आते हैं दूसरा। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो ज़्यादातर सब मैचिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पहले एक बार इंग्लिश में इसमें ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो देखिए मैच करना है हमें। तो पॉलीपेप्टाइड है आपका, पॉलीसैकेराइड है, पॉलीडिप्सिया है, पॉलीफेजिया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है या आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए पॉलीडिप्सिया आप जानते ही हैं कि पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, बार बार प्यास लगती है इंसान को। तो जो आपको जिसमें आप बिल्कुल श्योर है सबसे पहले आप उससे मैच कर लीजिए। तो देखिए सी का आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज्ड थर्स्ट कि मतलब क्या होता है, इसमें प्यास बढ़ जाती है। पॉलीफेजिया में आपकी इंक्रीज एपेटाइट यानी भूख बढ़ जाती है। और आपका पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड आपकी लॉन्ग पेप्टाइड चेन है। ठीक है, जो आपके प्रोटीन के अंतर्गत होती है। और पॉलीसैकेराइड आपका क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए का जो है आपका सेकेंड वाला जाएगा। तो देख लीजिए ए का सेकेंड सिर्फ एक में ही है, ये आपका जो सेकेंड वाला। ठीक है, ए का आपका सॉरी मैंने गलत लगा दिया। हाँ, ए का आपका जो है सेकंड जाएगा और बी का आपका 3 जाएगा और सी का 4, ये आपका थर्ड वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी मैच कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए पॉलीपेप्टाइड आपका क्या है, दीर्घ पेप्टाइड बॉन्ड है। पॉलीसैकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट अणुओं की दीर्घ श्रृंखला है। पॉलीडिप्सिया आपकी अधिक प्यास है, यहाँ व्यास लिखा हुआ है। पॉलीफेजिया आपकी क्या है, अधिक क्षुधा यानी कि अधिक भूख। ठीक है, आई होप ये अच्छे से मैच हो गया होगा और आप लोग को समझ भी आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है, अब इसमें भी सब हम लोगों को मैच ही खेलना है आज। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका होगा कंट्रोल पॉइंट दिया है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, क्रिटिकल लिमिट है, ये आपका डेविएशन है। तो इसमें हम लोग हिंदी भी देख लेते हैं। नियंत्रण बिंदु, क्रांतिक नियंत्रण बिंदु, इसके बाद आपका क्रांतिक सीमा, फिर आपका विचलन। ठीक है, तो इसमें देखिए जो, अच्छा इसमें मैंने ये नहीं मैच किया, कोई बात नहीं, इसमें हम लोग कूट नहीं ऐड किया है, डायरेक्ट हम लोग इसमें मैच ही करेंगे। तो इसमें जो आपका ए वाला ऑप्शन मैच होगा वो होगा आपका सेकेंड वाले से। ये जो कंट्रोल पॉइंट होता है वो क्या है, एनी पॉइंट इन अ फूड सिस्टम वेयर लॉस ऑफ कंट्रोल डज नॉट लीड टू अनएक्सेप्टेबल हेल्थ रिस्क। ठीक है, तो कंट्रोल पॉइंट आपका यहाँ पर सेकंड से मैच करेंगे हम लोग। फिर आपका बी वाला मैच करेंगे, अ पॉइंट इन, देखिए यहाँ पर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट दिया गया। ठीक है, अ पॉइंट इन अ फूड सिस्टम वेयर कंट्रोल कैन बी एक्साइज्ड एंड हजार्ड मिनिमाइज्ड। इसमें कहा क्या जाए, देखिए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फूड प्रोडक्शन का वो एक यूनिट है, उसमें जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन या क्रिटिकल जो पॉइंट होता है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिल्कुल कि वेयर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड, है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कंट्रोल को क्या कर रहे हैं, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको क्या कर, हजार्ड मतलब क्या है आपका, हजार्ड मतलब होता है कि
खतरनाक एक तरीके से। तो जो चीज़ें मतलब खतरनाक हैं या जो चीज़ें फेवरेबल नहीं है उनको क्या मिनिमाइज करना, उनको कम करना है। तो जो आपका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है उसका काम यही होता है कि फूड सिस्टम में वो क्या करे, जो हजार्डियस सिस्टम है उसको वो मिनिमाइज करे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का है क्रिटिकल लिमिट। तो जो आपकी क्रिटिकल लिमिट है, प्रिस्क्राइब्ड टॉलरेंस दैट मस्ट बी मेड टू इंश्योर दैट क्रिटिकल कंट्रोल्स पॉइंट इफेक्टिवली कंट्रोल माइक्रोबायल हजार्डस। ठीक है, यहाँ पर क्रिटिकल लिमिट की बात कर रहे हैं, तो क्रिटिकल लिमिट जो आपकी होगी वो क्या करेंगे, वो आपका फर्स्ट वाले से मैच कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये डी वाला सिर्फ एक ही बचा है, फेलोर टू मीट ए रिक्वायर्ड क्रिटिकल लिमिट। ठीक है, तो डी वाला आपका थर्ड से मैच कर जाएगा। अब हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं बहुत आसानी से और अच्छे से। एक सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट वाला हमने किससे मैच किया था, फर्स्ट वाला हमने किया था आपका सेकंड से। ठीक है, फिर हमने बी वाला हमने किया था आपके 4 से, बी वाला किससे 4 से किया था। फिर आपका सी वाला हमने किया था 1 से, और फिर आपका डी वाला किया था हमने थर्ड से। ठीक है, तो आई होप अच्छे से दिख रहा होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे मैंने जो ये कूट वाली चीज़ें वो मैंने नहीं ऐड करी क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो मुझे लगा कि ठीक है कहीं पे किया कहीं पे नहीं किया। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, जो आपका ये यान का पूछ रहे हैं तो आपका हिंदी में भी वही है और इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है। तो जो आपका कॉर्क स्क्रू यान है ये कैसा यान होता है, ये आपका 2 प्लाई यान होता है। कैसा, मैं यही वाला यूज करती हूँ, आपका ये 2 प्लाई यान। ठीक है, ए का 4 से मैच करेंगे। फिर आपका जो बकल यान होता है, तो बकल यान आपका होता है क्या कहते हैं 3 प्लाई यान। कौन सा, 3 प्लाई। ठीक है, और जो आपका नब यान है, तो नब यान हमारा होता है मल्टीपल प्लाई यान। ठीक है, मतलब जिसमें कई सारे धागे मिला करके धागा बनाया जाता है। इसके बाद फ्लॉक यान आपका क्या है, एक सिंगल यान है। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि ए का 4 है, बी का 3 है। तो देखिए ए का 4 आपका सिर्फ एक ही आंसर ही है, कितना आसानी से मैच हो गया है। तो 1 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इधर इंग्लिश में भी देख सकते हो। कॉर्क स्क्रू यान कैसा है आपका, 2 प्लाई है। बकल यान क्या था आपका, 3 प्लाई है। ठीक है, बकल यान आपका 3 प्लाई है, नब यान मल्टीप्लाई है और मल्टीपल प्लाई है, और फ्लॉक यान आपका सिंगल प्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से यहाँ भी हमें मैच करना है, तो मैच में हम मैच ही क्वेश्चन हमें करना है आज। तो 65 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। देखिए आपका लेप जो है, लेप को हम लोग किससे मैच करेंगे, लेप आपका क्या है, क्विल्टेड रैप अराउंड। ठीक है, एक लेप मतलब जो भी चीज़ें हैं ये आपका सेकंड से मैच होगा, क्विल्टेड रैप अराउंड। फिर आपकी सूजनी क्या है, ये कांथा का एक प्रकार आपको पता ही है। सूजनी आपकी जो होगी वो लार्ज ब्लैंकेट है, थर्ड से मैच करेंगे। फिर इसके बाद आपका जो बेटन है, बेटन आपका एक तरीके का क्या है, बुक रैपर है, बुक को रैप करने वाला। और जो आपका ओर है, ओर को बोला जाता है पिलो केस। ठीक है, तो इसमें भी देखिए मैच करेंगे कि फर्स्ट का सेकंड और बी का आपका थर्ड। ठीक है, तो इसमें अगर आपको सिर्फ सूजनी के बारे में पता होगा तो सोचिए बी का सिर्फ थर्ड इसमें है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सेकंड नंबर वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर लेप क्या है, लेप आपकी फिल्टेड आवरण है, सूजनी आपकी एक बड़ा कंबल है, बेटन आपका पुस्तक रैपर है, और ओर आपका एक तकिए का गिलाफ है। ठीक है, आई होप बढ़िया से दिख रहा होगा आपको। फिर अब हम लोगों का दूसरा है क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, तो 66 में देखिए पैनल सेशन है, कॉन्फ्रेंस है, प्रोजेक्ट मेथड है, लेक्चर मेथड है। हर चीज़ को आपको मतलब क्या कहते हैं मैच करना है और देखना है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पैनल सेशन अगर आपको इसमें मान लीजिए बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पैनल सेशन में अगर आप लोग 4-5 व्यक्तियों को यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है कि 4-5 व्यक्ति जो हैं उनसे बातचीत करेंगे, ऐसा कुछ होता है ये पैनल चर्चा में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए का जो मैच करेंगे वो किससे मैच करेंगे, यहाँ पर देखिए वेयर 4 to 5 पर्सन कंडक्ट डिस्कशन बिफोर द ऑडियंस। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैच करेंगे हम लोग 5 से। एक सेकंड, इसके बाद जो देखिए आपकी होती है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस जो आपकी होगी वो क्या होगा, सेवरल पॉइंट्स मीटिंग टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर टॉपिक। कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं, क्या करेंगे, जो भी लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, मीटिंग करते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। तो ए को हम लोग 4 से मैच कर देंगे। इसके बाद फिर आपका है प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी दी जाती है बच्चे को, कोई एक्टिविटी या कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी और उस पर बच्चा क्या करेगा, काम करेगा, उसका पूरा सोल्यूशन निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन एक्टिविटी वेयर लर्नर सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, उनको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी जाएगी और उस पर वो क्या करेंगे, एक सही या आप कह सकते हो कि लंबे समय तक उससे पूरा उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है,
तो इसको हम लोग फर्स्ट से मैच कर देंगे। इसके बाद है आपका लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड से ये देखो, लेक्चर मेथड में आपको फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन क्या किए जाते हैं, एक ग्रुप को बस ऐसे लेक्चर दिया जाता है, उसमें कोई बहुत क्रिएटिव वाली चीज़ें नहीं होती हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट्स हैं, वो सिर्फ बच्चों को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो लेक्चर मेथड आपका फर्स्ट से मैच हो जाएगा। हम लोग हिंदी में कर लेते हैं, इसमें भी मैंने किया नहीं है आई थिंक। हाँ, तो देखिए पैनल सत्र जो आपका है कौन सा है, पैनल सत्र आपका हो जाएगा, यहाँ मैं इसके सामने लिख देती हूँ, 5 से मैच कर देंगे। सम्मेलन आपका 4 से मैच हो जाएगा। परियोजना विधि जो आपकी है C यानी कि उसको हम लोग 2 से मैच कर देंगे। और जो व्याख्याता यानी लेक्चर मेथड आपका, उसको आप लोग 1 से कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, क्लियर। फिर भी मैं एक बार फिर से मैच करा देती हूँ। 5 हो जाएगा, सम्मेलन आपका 4 हो जाएगा, और परियोजना आपका सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, और व्याख्याता आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर हम लोगों का 67 नंबर का क्वेश्चन है। तो 67 नंबर का, हाँ एक सेकेंड, इस क्वेश्चन के आगे इन्होंने फाइनल आंसर की में लिखा हुआ है ड्रॉप, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो अब जैसे उन्होंने आंसर नहीं दिया तो मैं इसमें क्या बोलूँ आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा, अच्छा ये उसी क्वेश्चन का, ये हिंदी है। फिर हमारा आता है 68 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए आपकी, जो मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है आपकी हार्वर्ड गार्डनर की, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या आंसर सही होगा। तो 68 का जो है देखते हैं। देखिए लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, भाषाई। अगर आप लोग को दिक्कत हो तो मैं हिंदी में कर देती हूँ। देखिए भाषा का मतलब से आप समझ पा रहे होंगे कि भाषा क्या होती है, कोई शब्द है, किसी चीज़ों का अर्थ है, इन सभी चीज़ों से ही रिलेटेड होती है भाषा। ठीक है, तो भाषाई को आप अगर देखना, मतलब अगर आपको बहुत अच्छे से याद ना हो तो आप एक दिमाग लगा के थोड़ा सा अपना रीजनिंग करके आप निकाल सकते हैं आंसर। तो भाषा को क्या करेंगे हम लोग, शब्दों से रिलेट करेंगे। ठीक है, कि शब्दों के अर्थ को जानना और नए विचारों को समझने के लिए शब्दों का उपयोग को सामर्थ्य रखना। ठीक है, मैं आप लोगों को इधर इंग्लिश में ही दिखाती हूँ क्योंकि मैं गड़बड़ हो जाएगा मुझसे। तो देखिए लिंग्विस्टिक वाला आपका जो होगा वो होगा नोइंग एबिलिटी। ठीक है, टू यूज वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज। अभी मैं हिंदी में भी करा दूंगी आपको। फिर देखिए आपका है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, दो लोगों के बीच अगर कोई भी बात है तो उनको वो बहुत अच्छे से समझ पाना। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा कि आइडेंटिफाइंग डिफरेंट फीलिंग, मूड्स, मोटिवेशन एंड इंटेंशन इन अदर्स। देखिए अदर का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई एक है जो और लोगों की फीलिंग्स को, मूड को, उनकी मोटिवेशंस को, उन सभी चीज़ों को समझ सकता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या, ऐसे लोगों के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। तो फर्स्ट से मैच करेंगे। ठीक है, फिर है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होता है, खुद से बातें करना या खुद के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना। ठीक है, इसमें होगा आपका अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस एंड नोइंग वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो वंस का मतलब क्या है, सिर्फ अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से जान रहा है, अपनी कमजोरी को, अपनी मजबूती को, हर चीज़ को बहुत बेटर तरीके से समझ रहा है। ऐसे को हम लोग बोलेंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। फिर आपका बचता है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है अस्तित्ववाद बुद्धि। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, या कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर है तो उसका क्या अस्तित्व है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लोग सोचते हैं। ठीक है, भगवान अगर है तो क्यों है, नेचर अगर है तो क्यों है, नेचर ऐसा क्यों है, इस तरीके की चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो डी को हम लोग मैच करेंगे सेकंड नंबर से। ठीक है, इसमें हम लोग कोड देख लेते हैं। आपका ए का थर्ड होगा। देखिए इसमें भी कोई ए के थर्ड के अलावा कोई है ही नहीं। अगर आपको एक आंसर पता है, एक अच्छे से आप मैच कर ले रहे हैं, तो आपको दूसरा, मतलब ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही हो जाना है। यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो मैं हिंदी में भी इधर मैच करा देती हूँ आपको। देखिए भाषा ये हो गया, और अंतर्वैयक्तिक विधि क्या है, अन्य में भिन्न अनुभूतियों, मनोदशाओं और अप्रेरणा को, इरादों की पहचान करना, अंतर्वैयक्तिक हो गया आपका। फिर इंट्रापर्सनल आपकी होगी स्वयं की भावनाओं को समझना। ठीक है, स्वयं की भावनाओं को समझना। फिर अस्तित्वात्मक मतलब है कि जीवन के प्रयोजन और मौत की प्रकृति जैसे परम मुद्दों पर विचार करना। ठीक है, अब फिर से हमारा देखिए पेरेंटिंग शैली वाला क्वेश्चन आ गया है 69 नंबर का। तो पेरेंटिंग स्टाइल आपने पढ़ी ही होगी, अगर नहीं पढ़ी है तब से पढ़ लीजिए, क्योंकि हर जगह आपको टीजीटी पीजी में भी इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं, और एग्जाम आपके कभी भी कैसे भी हो सकते हैं। तो इसलिए हर एक टॉपिक को लेकर बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा आप लोग बिल्कुल एकदम तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो देखिए ऑथोरिटेरियन शैली का मतलब क्या है आपको पता ही। ऑथोरिटेरियन मैंने आपको बताया था कि इसमें लास्ट में एन होता है, तो एन को आप थोड़ा सा कंट्रोल से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मतलब मैंने तो ऐसे रिलेट किया था। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग का मतलब क्या है, इसमें जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे को बहुत हाई कंट्रोल रखते हैं और बहुत कम प्यार दिखाते हैं। ठीक है, मतलब लव एंड वार्मथ कम रहेगा, और कंट्रोल, और एक कह सकते हो कि बहुत डिसिप्लिन, मतलब बहुत अधिक मात्रा में रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, अगर आप 4 नंबर के ऑप्शन पे आओ इधर वाले, पेरेंट्स शो हाई लेवल्स ऑफ कंट्रोल एंड लो लेवल्स ऑफ वार्मथ टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। वार्मथ का मतलब यहाँ पे आप लव से रिलेट कर सकते हो, लव एंड वार्मथ। तो इसमें ए का हम लोग मैच करेंगे 4th से। ठीक है, कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं और प्यार कम दिखाते हैं। फिर आपकी आती है ऑथोरिटेटिव
पेरेंटिंग, ठीक है। तो जो आपकी ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग होती है उसमें क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब मॉडरेट कह सकते हो। मॉडरेट मतलब क्या है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंट्रोल एंड आर वार्म एंड रिस्पॉन्स टू देयर चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिव। मतलब बच्चे को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं करेंगे, मॉडरेट कंट्रोल रखेंगे और एक मॉडरेट उनको लव एंड केयर भी देंगे, ठीक है, बीच वाला, ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत, ठीक है। इसको बी को हम लोग मैच करेंगे फर्स्ट से। फिर है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग जो आपकी होती है उसमें क्या करते हैं कि वो बच्चे को क्या कहते हैं, बिल्कुल बहुत कम, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, ना बहुत ज़्यादा उनको प्यार देते हैं, ना उनके साथ ज़्यादा बहुत वो दिखाते हैं, मतलब प्यार और मोहब्बत बहुत नहीं दिखाते हैं, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो सी का आपका ये हो जाएगा, नहीं सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। थर्ड से मैच करेंगे जो परमिसिव शैली होती है, इसमें क्या करते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत भी दिखाते हैं और उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखते हैं, ठीक है। मैंने फोर्थ ऑप्शन आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया। और जो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग होती है उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, ना बच्चों को कोई कंट्रोल दिखाते हैं ना बच्चे को कोई प्यार दिखाते हैं, मतलब वो इन्वॉल्व ही नहीं रहते अपने बच्चों को लेकर के, समझ गए आप। एक बार अच्छे से मैच कर लेते हैं हम लोग इसको। ये देखिए ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग जो आपकी होगी वो इससे यहाँ फोर्थ मैच करेंगे, फिर ऑथोरिटेटिव में हम लोग फर्स्ट वाला मैच करेंगे, फिर परमिसिव शैली में हम लोग सामने वाला ही एकदम थर्ड का थर्ड होगा, और डी वाला आपका जो होगा वो 2 नंबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। यहाँ पर एक बार और अच्छे से मैच कर लेते हैं। सत्तावादी लालन पालन का मतलब क्या है, माता पिता अपने बच्चों पर उच्च स्तरीय नियंत्रण दर्शाते हैं और निम्न स्तरीय स्नेही होते हैं, मतलब कि 4 नंबर ये हो गया। फिर अधिकारवादी लालन पालन, तो अधिकारवादी लालन पालन क्या है कि माता पिता अपने बच्चों पर मामूली नियंत्रण रखते हैं और उनके प्रति स्नेही और अनुक्रियाशील होते हैं, ठीक है। अनुज्ञापक लालन पालन मतलब कि परमिसिव शैली जो होती है, माता पिता स्नेही और देखभाल करने वाले होते हैं लेकिन अपने बच्चों पर बहुत कम नियंत्रण रखते हैं, तो ये हो गया आपका परमिसिव शैली, ठीक है। और अनावेशित लालन पालन यानी कि अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। तो अनइन्वॉल्व में क्या होता है, माता पिता न तो स्नेही होते हैं, ना ही नियंत्रण रखते हैं और ना ही बच्चों के साथ न्यूनतम समय बिताते हैं, ठीक है। ये देखिए आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ए का चौथा और आपके बी का पहला, यानी कि यहाँ पर ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ये। फिर हम लोगों का है अब, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नीलोखेड़ी योजना पूछ रहा है आपसे, इटावा पायलट योजना, मारथंडम योजना या गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। अगर इसमें आपको कुछ मान लीजिए कोई योजना नहीं याद आ रही है तो इटावा तो सभी को याद होगी, तो इटावा आप बहुत आराम से लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर को आप लगा दें अगर, कि बी का पहला, तो बी का पहला आप इसमें देख सकते हो, मान लीजिए इसमें बी का पहला है और इसमें बी का पहला है। फिर आपका ए का देख लेते हैं कि जो नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट था वो किसके द्वारा दिया गया है, एस के देव के द्वारा, तो ए का थर्ड आप कर सकते हो। तो देखिए ए का थर्ड किसी में है ही नहीं, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो ए का थर्ड यहाँ एस के देव हो जाएंगे, इटावा पायलट वाले ये हो जाएंगे आपके। और आपकी जो मारथंडम प्रोजेक्ट था वो क्या कौन है, डॉक्टर स्पेंसर हैच। और जो आपके गुड़गांव एक्सपेरिमेंट था वो कौन थे, FL ब्रायन, ठीक है। ये हो गया आपका। एक सेकेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर का, ठीक है। तो 71 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें भी वही आपको मैचिंग ही करना। चलिए यहाँ आपको हिंदी में ले आते हैं, चलो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए रैंकिंग एंड स्कोरिंग, तो रैंकिंग एंड स्कोरिंग का मतलब क्या है आपका, इसमें जो मैच करेंगे आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज़, कहने का मतलब हम किसी चीज़ को रैंक देते हैं तो यही तो दिखाते हैं ना कि जिस चीज़ को हम रैंक करना है, किसी प्रोडक्ट को मान लीजिए रैंक करना है, तो हम अगर मान लीजिए उसको 2 स्टार रेटिंग का दे रहे हैं, 4 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि उस प्रोडक्ट को हम कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं उसको, हम लोग कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए रैंकिंग एंड स्कोरिंग से जो हम मैच करेंगे उसको हम मैच करेंगे आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज़, ठीक है। फिर है सीजनल डायग्रामिंग, तो सीजनल डायग्रामिंग जो आपका है उसमें क्या होगा कि सीजन से किस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए फूड कैलेंडर लिखा हुआ है, तो फूड को आप लोग सीजन से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हर सीजन में अलग अलग तरीके का क्या आता है, फूड आता है। तो सीजनल डायग्रामिंग को हम लोग मैच करेंगे डेवलपिंग फूड कैलेंडर, थर्ड वाला, ठीक है। फिर आपका ट्रांसेक्ट वॉक, तो जो आपका ट्रांसेक्ट वॉक है उसको हम लोग मैच करेंगे, एक सेकेंड, हाँ उसको आपका मैच हो जाएगा अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। तो इकोलॉजिकल वाला आपको फर्स्ट में मैच कर देंगे। और वेन डायग्राम आपका क्या होगा, इंस्टीट्यूशन एंड द डिग्री ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो डी का 4 से मैचिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ए का दूसरा कौन सा मैच कर रहा है और बी का तीसरा, ये देखिए सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में आपको यहाँ दिखा देती हूँ मैं कि देखिए रैंकिंग एंड स्कोरिंग का मतलब क्या है, प्राथमिकताओं की पहचान करना। सीजनल डायफ्रेमिंग मतलब वही सीजनल डायग्रामिंग मतलब खाद्य के कैलेंडर तैयार करना। इसके बाद आपका ट्रांजेक्ट वॉक जो है पारिस्थितिक परिस्थितियों को समझने हेतु होता है। और वेन डायग्राम जो आपका होता है संस्थान एवं उनके महत्व
की मात्रा। ओके, ये हो गया हम लोगों का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 का, सैम्पलिंग से क्वेश्चन है आपके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी, दो तरह की सैम्पलिंग होती है। ये जो इतनी भी आपके ये समूह है, ये सब आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रकार हैं, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी के नहीं, ये प्रोबेबिलिटी के हैं। तो जिनको हम लोग, आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने एक बार पढ़ा था SSC, ठीक है। तो SSC का आप यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से किसी के भी सिलेक्ट होने का 100% चांस होता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं हिंदी में दिखा देती हूँ, चलो पहले इंग्लिश में देख लेते। देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, क्या कहते हैं, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। कहने का मतलब यह है कि जितने भी मेंबर हैं इसमें, पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर हैं, उनके सभी के चांस होने का बराबर का चांस है, सभी के सेलेक्ट होने का जो चांस है वो बराबर का है, ठीक है। इस वजह से रैंडम, हम लोग कहते हैं ना, रैंडमली हमने चूज कर लिया। तो 100 लोग हैं, उनमें से आपने मान लीजिए 10 लोगों को बिना किसी को बताए ऐसे उठा लिया, ऐसे ही चूज कर लिया, तो वो आपकी रैंडम सैम्पलिंग होगी। इसके लिए एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल आता है, मान लीजिए आप दाल खरीदने जा रहे हैं या आप चावल खरीदने जा रहे हैं, ऐसे उठा के देखते हैं ना आप थोड़ा सा, हाँ चावल अच्छा है, तो आप ऐसे कर लेते हैं। उतना सारा चावल में से आप कुछ दाने उठा करके देख लेते हैं कि चावल की क्वालिटी कैसी है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको रिलेट कर रही हूँ और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ए को हम लोग मैच करेंगे किससे, थर्ड से। इसके बाद आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है ग्रुप। जो स्ट्रेटिफाइड है वो स्ट्रेटा वर्ड से बना हुआ है आपका, जिसका मतलब होता है ग्रुप। इसमें क्या होता है, ग्रुप से मतलब एक पूरे ग्रुप को चूज कर लिया जाता है, ठीक है। कुछ जनसंख्या रहेगी, उसमें से कुछ लोगों को ले लिया जाएगा कि, और उनका पूरा एक फिर उनको ग्रुप में बना करके स्टडी करी जाएगी उसके ऊपर। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा आउट ऑफ विच द सैंपल इज ड्रॉन इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब क्या है, जितनी भी पॉपुलेशन होगी उनको दो ग्रुप बना देंगे उनका, और फिर उस ग्रुप में से 10 लोगों को ले लेंगे, उस ग्रुप में से 10 लोगों को ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 लोग हैं, अब उसमें से आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, आपको मतलब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के थ्रू आपको डेटा चूज करना है, सैंपल मतलब लेना है आपको। तो आप 100 लोगों का ग्रुप है, उसमें आप 50 पहले दो ग्रुप बना दोगे, 50 का इधर 50 का इधर। फिर उसमें से आपको मान लीजिए 10 ग्रुप, मतलब 10 लोगों को आपने एक ग्रुप से ले लिया, 10 लोगों को आपने एक ग्रुप से ले लिया। तो ये आपका हो गया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाले से मैच करेंगे। अब है आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब ये होता है, मान लीजिए 50 लोगों का ग्रुप है, फिर आपने ये फिक्स किया कि हर 5वें नंबर पे जो व्यक्ति आएगा हम उसको चूज करेंगे, कि 5वें नंबर पे आया मतलब 1 से लेके 5वें पे जो आया उसको आपने चूज कर लिया, फिर 10वें पे जो आया फिर आपने उसको चूज कर लिया, फिर 5 का गैप लेके आपने 15वें नंबर पे जो है उसको चूज कर लिया, फिर 20वें पे जो है उसको चूज कर लिया। तो ये एक सिस्टम से आप क्या कर रहे हैं, उनको चूज कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एवरी 9th केस इन चूजन फॉर द स्टडी फॉर द फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ केसेस। तो यहाँ पर सी वाले को मैच करेंगे 4 से, ठीक है। देखिए 9th केसेस कहने का मतलब क्या है कि हर 9वें व्यक्ति को वो मतलब सेलेक्ट कर ले रहे हैं अपने एज अ सैंपल। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप किसी में चूज कर लो, चाहे 9वें नंबर पे जो बैठा है उसको चूज कर लो, या 10वें पे कर लो, 5वें पे कर लो, है ना। वो आप डिपेंड करता है कि आप कितने का गैप लेकर के इस तरीके से चूज करते हैं, ठीक है। इसमें इस तरीके से चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए ये जो आपका सिस्टमेटिक वाला है, अब बात आ गई तो बता ही देती हूँ। मान लीजिए ये देखिए कितने 5 लोग हैं, ठीक है, या 10 है मान लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें 5 लोगों के उस पर चूज करना है, तो आपने इनको नहीं किया, इनको नहीं किया, इनको नहीं किया, इनको नहीं, इनको आपने चूज कर लिया क्योंकि ये 5वें नंबर पर बैठे हैं। फिर यहाँ से आपने 1 2 3 4 5 फिर इनको सेलेक्ट कर लिया, फिर ऐसे 15वें नंबर पे जो बैठा उनको चूज कर लिया, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। इसके बाद हमारा बच गया अब क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग जो आपकी होती है वो क्या है, एक तरीके के, इसको गुच्छा सैम्पलिंग भी आप कह सकते हो। इसको जो सैंपल करेंगे पूरा क्या करेंगे, एक साथ ही पूरी ग्रुप को ले लिया जाता है, इस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग आपका सेकंड से मैच कर देंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं, ए का थर्ड होगा, बी का फर्स्ट होगा और सी का फोर्थ। तो यहाँ पर भी देखिए सेकंड नंबर वाला सही है, ठीक है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर भी हिंदी में आपको दिखा देते हैं, देखिए साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन कि मतलब जनसंख्या का प्रत्येक सदस्य प्रतिदर्श में चयन किए जाने के समान अवसर होता है। स्तरीकृत में होगा आपका जनसंख्या स्तर में विभाजित होती है, जिसमें से प्रतिदर्श को स्वलंग ढंग से ज्ञात किया जाता है। फिर व्यवस्थापरक प्रतिचयन, प्रत्येक 9th केस को केसों की सूची से अध्ययन हेतु चुना जाता है। फिर गुच्छा प्रतिचयन यानी कि ऐसा प्रतिचयन जिसमें एक प्रतिचयन इकाई के रूप में पूरी तरह से व्यक्ति समूह को लिया जाता है, पूरी एक समूह को ही ले लिया जाएगा और उस पर अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
फिर अब हम लोगों का यहाँ पर देखिए है ऑर्डर में लगाना है इसको सही सीक्वेंस में, ठीक है। ये आपका 73 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए है आपका कि मेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको क्या करना है कि पूछ रहे हैं कि व्हेन रिटन इन जनरल फॉर्मेट शुड कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ डिशेज इन विच ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में जो है डिशेज को लिखा जाएगा या आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको पता ही होगा तो देखिए सबसे पहले आपको जो आता है वो आता है स्टार्टर। क्या आता है, कहीं भी अगर हम खाना खाने जाते हैं सबसे पहले स्टार्टर ही तो आता है। स्टार्टर के बाद आपकी आती है मेन डिश, ठीक है, डी वाला आएगा। मेन डिश के बाद आपकी आती है साइड डिश, और साइड डिश के बाद आपका आता है सैलेड, तो सैलेड आपका बी पर है। और सबसे लास्ट में क्या आता है, डेजर्ट। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से नहीं पता रहा होगा तो इसमें से आप अगर आपको इतना बस याद रहा हो कि स्टार्टर को सबसे पहले मंगाते हैं तो भी आपका ये आंसर सही हो सकता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये दूसरा हम लोगों का है 74 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 74 नंबर में देखिए सबसे पहले क्या, अच्छा मैं हिंदी वाला दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है कि उन अवस्थाओं को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए जिनके द्वारा लोग दीर्घकालिक सहकात्मक स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवहार की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी की तरफ बढ़ सकते हैं, सबसे पहले देखिए क्या होता है, अगर कोई चीज़ हम करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं पूर्व अवलोकन, है ना, कि अवलोकन करेंगे किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले डी हो जाएगा। इसके बाद आपका डी के बाद जो है क्या करेंगे, फिर आप अवलोकन करेंगे, ठीक है। पहले पूरा अवलोकन, फिर आप पूरी तरीके से अवलोकन करेंगे। इसके बाद आपका फिर हो गया सी हो गया, फिर आपका डी हो गया। इसके बाद फिर नहीं सॉरी, एक सेकेंड रुक जाइए। डी हो गया, फिर आपका ई हो गया। हाँ, इसके बाद फिर हम सी पे आएंगे, जाहिर सी बात है फिर हम तैयारी करेंगे पूरी तरीके से जो भी हमें करना होगा। तैयारी के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे रख रखाव की, वहाँ पर जो जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो जो व्यवहार की ओर बढ़ सकते हैं, तो आप जो उसमें करना चाह रहे हैं पहले उसको देखेंगे सारी चीज़ें कैसी हैं, तैयारी पूरी देख लेंगे, है ना, मॉनिटरिंग कर लेंगे अच्छे से, और मॉनिटरिंग करने के बाद फिर आप कार्रवाई करेंगे। ये आपका सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी डी ई ए बी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आप चाहो तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले डी हो जाएगा, फिर आपका ई हो जाएगा, मतलब कंटेम्पलेशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रिपरेशन करेंगे, फिर हम मेंटेनेंस देखेंगे, ठीक है, और फिर हम एक्शन में आएंगे, ओके। फिर अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 75 में आपका डाबू प्रिंटिंग प्रोसेस स्टेप्स आर। डाबू प्रिंटिंग जो आपकी है वो राजस्थान में बनाई जाती है, इसमें रेत और कुछ कलर मिला करके इस तरीके से बनाया जाता है, तो उसका स्टेप्स आपसे पूछना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले आपका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें करते हैं स्काउरिंग। क्या करेंगे, सबसे पहले आती है इसमें स्काउरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा एफ। इसके बाद एफ के बाद आ जाएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ मड पेस्ट। स्काउरिंग करने के बाद क्या करेंगे, मड पेस्ट, यानी जो मड पेस्ट रहेगा उस पेस्ट को ये लोग लगाते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉक प्रिंटिंग विद मड पेस्ट, जो मड पेस्ट इन्होंने बनाया उससे ये लोग क्या करेंगे, ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे। ये भी एक तरीके की ट्रेडिशनल हैंड प्रिंटिंग होती है, ठीक है। राजस्थान में ये बनाई जाती, मतलब राजस्थान में करी जाती है। तो अब मड पेस्ट से ब्लॉक प्रिंटिंग कर लेंगे। फिर ब्लॉक प्रिंटिंग करने के बाद स्प्रिंकलिंग ऑफ साडस्ट, फिर क्या करेंगे कि स्प्रिंकल करेंगे, जो डस्ट रहेगी उसके ऊपर इसको स्प्रिंकल मतलब ऐसे से छिड़केंगे। फिर इसको क्या करेंगे, डाई करेंगे, लास्ट में डाई करेंगे। सबसे लास्ट में इसको क्या करेंगे, वॉशिंग एंड ड्राइंग। समझ गया। इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका एफ, मतलब कि सबसे पहले स्काउरिंग करेंगे, फिर एक मड पेस्ट तैयार करेंगे, फिर उसको उससे जो है आपका ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे मड पेस्ट से। इसके बाद फिर स्प्रिंकलिंग ऑफ साडस्ट, वो डस्ट को थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, फिर उसको डाई करेंगे, फिर उसको वॉशिंग एंड ड्राई मतलब धुलेंगे और उसको सुखा देंगे। इसमें जो आपका एफ वाला है एक ही ऑप्शन देखिए है सबसे लास्ट में 4 नंबर पर, ठीक है। 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 सेकंड। देखिए सबसे पहले आपका आएगा एफ। क्या करेंगे, सबसे पहले अभिमार्जन करेंगे उसका, ठीक है। फिर मड पेस्ट तैयार करेंगे, मड पेस्ट यानी कि सी वाला आपका। मड पेस्ट तैयार करने के बाद क्या करेंगे, ये मड पेस्ट को ब्लॉक प्रिंटिंग कर देंगे इससे, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग करने के बाद फिर इस पर क्या करेंगे, बुरादा छिड़केंगे, मतलब वही आपका जो साडस्ट है उसको छिड़केंगे। फिर इसको क्या करेंगे, डाई करेंगे, ये वाला आपका होगा। फिर उसको धोएंगे और सुखा देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, FCDB। इतना बहुत ही बेकार सा लिखा रहा है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ अगेन एंड अगेन। बहुत टाइम ले रही हूँ मैं आज आप लोगों का। एफ हो गया, एफ के बाद सी हो गया, सी के बाद फिर आपका डी हो गया, डी के बाद फिर आपका हो जाएगा मुद्रण करेंगे, फिर बुरादा छिड़केंगे, बी हो गया आपका ये। बी के बाद फिर इसको डाई करेंगे, फिर आप इसको क्या करेंगे, धोएंगे और सुखा देंगे, ठीक है।
अब आ जाते हैं दूसरा, जनरल स्टेप्स इन गारमेंट प्री प्रोडक्शन प्रोसेस आर। कहने का मतलब है कि वस्त्र के पूर्व निर्माण की प्रक्रिया में कौन से सामान्य चरण हैं। ठीक है, तो इसमें सामान्य चरण हम लोग देख लेते हैं फटाफट। कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम लोग कि ये आपका, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग द गारमेंट। सबसे पहले हम लोग इसको गारमेंट को मतलब डिजाइन करेंगे। तो इसमें आपका, अरे सबसे पहले सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब डिज़ाइन को गारमेंट, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं, हाँ गारमेंट को डिज़ाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर पैटर्न डिज़ाइन करेंगे। क्या करेंगे, पैटर्न डिज़ाइन करेंगे। सी के बाद फिर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आप हम लोग करेंगे फिर सैम्पल मेकिंग, फिर कुछ सैम्पल बनाएंगे। मतलब जो भी चीज़, जो भी डिज़ाइन आपको, जो भी पैटर्न का आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसका कुछ सैम्पल बनाएंगे कि देखेंगे कैसा लग रहा है या किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, सैम्पल तैयार करेंगे उसका। अब सैम्पल तैयार करने के बाद क्या करेंगे, फिर आप प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग, फिर प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग करेंगे। फिर ई वाला हमारा करेक्ट होगा। ई के बाद फिर आप लोगों का हो जाएगा ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है, और ग्रेडिंग के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग के बाद फिर आपका हो जाएगा मार्कर मेकिंग, एफ। ठीक है, एफ यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि CADEBF। एक सेकेंड, सबसे पहले हो जाएगा सी के बाद फिर हम लोगों का हो जाएगा ए, फिर आपका होगा डी, और डी के बाद हम लोगों का हो जाएगा ई के बाद फिर बी और एफ। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। तो आपका इसमें होगा CAD। ठीक है, यानी कि दूसरा इसमें सही हो जाएगा हम लोगों को। कौन सा, एक सेकेंड, सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। हिंदी में अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे वस्त्र को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसकी पैटर्न करेंगे, पैटर्न डिज़ाइन करेंगे उसकी। ठीक है, फिर हम लोग नमूना बनाएंगे उसका, फिर नमूना बनाने के बाद उत्पादन का पैटर्न बनाएंगे, कैसा कैसा मतलब पैटर्न बना के कैसा उत्पादन करना है कपड़े का। इसके बाद हम लोग ग्रेडिंग करेंगे, फिर सबसे लास्ट में हम लोग मार्कर का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। अब है 77 नंबर का क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस। तो सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस में क्या है कि सिस्टम अभिकल्प डिज़ाइन प्रक्रिया के चरणों को आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये है हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो सबसे पहले हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब है कि आप अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इधर आ जाइए, इधर ही से कर लेते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, यानी कि बी हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे कार्यों का पृथकीकरण। ठीक है, उद्देश्य को निर्धारित कर लेंगे, फिर कार्य अपने अलग अलग कर लेंगे, कौन सा काम कौन करेगा। ठीक है, कौन सा काम कौन व्यक्ति के जिम्मेदारी आप दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कार्यों का पृथकीकरण हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कर लेंगे कार्य का बंटवारा। फिर आपका हो जाएगा कार्य का बंटवारा किस नंबर पे है, आपका डी नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कार्य का बंटवारा करने के बाद प्रयोक्ता मशीन इंटरफेस डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, भाई मशीन वगैरह जो भी चीज़ें वो सभी आप अच्छे से देख लेंगे, उसका डिजाइनिंग वगैरह कैसा है या उसको कैसे करना। इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका तंत्र एकत्रीकरण। ठीक है, क्या आ जाएगा, तंत्र एकीकरण। सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी। तो सबसे पहले उद्देश्यों का विवरण होगा, फिर आपके कार्यों का पृथकीकरण, फिर कार्यों का बंटवारा होगा, आपके प्रयोक्ता मशीन इंटरफेस डिजाइनिंग होगी, फिर आपका तंत्र एकीकरण हो जाएगा। तो BED हमें देखना है, BEDCA, यहाँ भी आपका सेकंड नंबर पे सही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लें, यहाँ पर सी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ फिलिंग अ कंप्लेंट इन अ कंज्यूमर कोड इन द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर आपके ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको आप लोग देख लीजिए कि उपभोक्ता अदालत में किसी शिकायत को दर्ज करवाने हेतु कौन से चरण सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है उसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा आपका, ये आपका है 78 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, नोटिस के माध्यम से सूचना आवश्यक दस्तावेज को संलग्न करेंगे। कि पहले नोटिस अगर मिल गई है आपको, जो भी जैसे आता है नोटिस आती है कि आप इस समय अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको आवश्यक सूचना जो आपको है, जो आपको दिक्कत है, उनको क्या करेंगे, उन दस्तावेजों को आप एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ई वाला हो जाएगा। ई वाला होने के बाद आप क्या करेंगे, उपभोक्ता शिकायत को प्रारूपित करना। मतलब कि जो शिकायत का प्रारूप है उसको आप क्या करेंगे, अच्छे से उसको बनाएंगे, उसमें अपनी शिकायत लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करेंगे उसके साथ। तो आवश्यक दस्तावेज आपके कहाँ है, एफ पर है। फिर है आपका क्या कहते हैं, उसके बाद फिर आप उपभोक्ता फोरम का चुनाव करेंगे, जैसे जिला, राज्य, देश अथवा कहीं का भी। कहने का मतलब आप कहाँ रह रहे हैं, आप किसी जिले में हैं, मतलब आप जिला फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, या
जो है राज्य में दर्ज करना चाहते हैं या पूरे देश के जो मेन उपभोक्ता फोरम है वहाँ दर्ज करना चाहते हैं, इस तरीके का। ठीक है, इसके बाद फिर आपका हो जाएगा कि आवश्यक शुल्कों को अदा करना। जब आप सब कुछ उपभोक्ता फोरम वगैरह का चुनाव कर लेंगे तो वहाँ पर जो भी भाई फीस होगी या जो भी कुछ है वो आपको पे करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में आपका होगा एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र जमा करना। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस सही हो जाएगा ECFADB। क्या हो जाएगा EC, तो इसमें कौन सा है आपका ई, देखिए ई एक ही ऑप्शन में है ये, तो सेकंड नंबर ECFADB, ये भी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है अरेंज कोल्सबर्ग मोरल रीजनिंग स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो, क्योंकि बस इसको सीक्वेंस पे लगाना था फटाफट, इतना तो सबको पता होगा। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आता है, पनिशमेंट एंड ऑब्डियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा आपका वो हो जाएगा C। ठीक है, क्या हो जाएगा C हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका इंडिविजुअल या फिर इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर आपका A हो जाएगा, C के बाद A हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल या फिर क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशन एंड कन्फर्मिटी, तो यहाँ पर आपका थर्ड पे आ जाएगा F। फिर फोर पे आता है आपका आ जाएगा सोशल सिस्टम मोरालिटी। क्या आएगा, सोशल सिस्टम मोरालिटी यानी कि आपका E आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका पाँचवें नंबर पर आ जाएगा आपका D यानी कि D आपका क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, और जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये आपका हमेशा सबसे लास्ट में आता है। अगर आपको एग्जाम में ये याद रहा होगा कि सबसे लास्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे पनिशमेंट आता है और सबसे लास्ट पे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स आता है, तो भी आप आराम से इसका आंसर कर सके होंगे। ठीक है, इसमें भी सेकेंड ऑप्शन सही है आपका 2 वाला। ठीक है, हिंदी में अगर आप चाहो तो देख सकते हैं, हिंदी में भी आपका ये वाला सही होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका जो क्या है दंड और आज्ञा पालन है, फिर आपका व्यक्तिवाद में ये आपको देख लेना। ठीक है, फिर आप लोगों का है लास्ट क्वेश्चन है आज का, अरेंज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इन रिलेशन टू द ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये जो आपके पर्सनालिटी के 3 ट्रेट्स हैं किसके द्वारा दिए गए थे आपके, ये गिवन बाई आपके जो फ्रॉइड थे। ठीक है, तो फ्रॉइड की ये क्या कहते हैं स्टेजेस में आपको लगाना सबसे पहले क्या है, इसी भी बहुत आसान था क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए अगर आपको ये पता होगा कि ओरल और एनल, ये इनकी ओरल आपकी फर्स्ट स्टेज है और एनल सेकंड स्टेज है, तो ओरल को आप देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ई सबसे पहले है, समझ गए आप, तो ये वाला आपका सही होगा। जिसमें देखिए सबसे पहले ओरल यानी कि ई हो जाएगा, फिर आपका एनल यानी कि सी हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका आता है फैलिक स्टेज यानी कि बी, फैलिक के बाद आपका आता है लेटेंट यानी कि ए, और सबसे लास्ट में आती है आपकी जेनाइटल। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये भी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में यहाँ देख सकते हैं कि मुखी अवस्था, गुदा संबंधी अवस्था, इसके बाद फिर आपका है कि लैंगिंग अवस्था, फिर अप्रकट अवस्था और सबसे लास्ट में जनन संबंधी अवस्था। इसमें भी आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए एक सेकेंड, तो अब ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है और आप लोग देख लेना अपना, आज तो शायद रिजल्ट भी आ जाएगा बढ़िया नेट का, बताइएगा आप लोग का रिजल्ट कैसा रहा। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग, अभी 20 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं उसको हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे। और चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।